नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं आप सब अच्छे होंगे। कल हमारी कुछ कारणों के कारण क्लास नहीं हो पाई थी। आज सोशल साइंस का टेस्ट है और जो अभी न्यूज़ नई अपडेट हुई है कि आपके एग्जाम्स की डेट बढ़ गई है, अच्छी चीज़ है क्योंकि तैयारी के लिए और ज़्यादा समय मिल जाएगा, प्रैक्टिस के लिए और ज़्यादा समय मिल जाएगा। और वही प्रैक्टिस सीरीज हम आपके सामने करवा रहे हैं। कल एक कंसर्न आया कि प्लेलिस्ट वाले ऑप्शंस में जो हम टेस्ट करवा रहे हैं, सोशल साइंस का अलग और साइंस का अलग, वो प्लेलिस्ट शो नहीं हो रही थी क्योंकि हमने उसे पब्लिक नहीं किया था। कल हमने उसे पब्लिक कर दिया है। जिन्हें प्लेलिस्ट नहीं मिल रही थी, अब वो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको सोशल साइंस के टेस्ट मिल जाएंगे, साइंस के टेस्ट मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, मैराथन क्लासेस करवाई गई हैं एमपी टेट चयन पात्रता परीक्षा के लिए। उसमें भी, उन मैराथन क्लासेस में भी आपके एमसीक्यू ही सॉल्व करवाए गए हैं। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चंस। जो आपका एमपी टेट चयन पात्रता परीक्षा का सिलेबस है सोशल साइंस का, हर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, आपके सिलेबस वाइज उसमें सारी चीज़ें क्वेश्चंस करवाई गई हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई गई हैं। उन एमसीक्यू को देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमसीक्यू तो करवाया ही गया है, साथ साथ उसमें आपकी थ्योरी भी कंप्लीट करवा दी गई है। जैसे जैसे क्वेश्चंस आए हैं वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें एक जगह बता दी गई हैं। दूसरी चीज़, इंस्टाग्राम की लिंक और टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। किसी भी यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आज मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। चलिए अब टेस्ट लगाते हैं। आज 5th नंबर का टेस्ट है सोशल साइंस का। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, मैं उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लगाऊंगी कुछ दिन बाद, कि हम जो ये सीरीज़ चला रहे हैं टेस्ट की, उसमें बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। उसका कारण ये है क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स की डेट पता नहीं थी, सबको ये था कि अगस्त में पेपर होना है, तो लोगों के पास ज़्यादा समय था नहीं तैयारी के लिए। फिर लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, हमने प्रैक्टिस सेशंस लाए। आज ये स्थिति है कि सोशल साइंस में जहाँ लोगों के 5 से 10 क्वेश्चन ही सही जा रहे थे, आज वो 15 से 17 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन वो सही कर पा रहे हैं। बिकॉज मल्टीपल टाइम हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, चीज़ों का प्रैक्टिस करते हैं। साइंस में भी यही स्थिति है। तो ये जो प्रैक्टिस सेशन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह कथन संविधान के किस भाग में लिखा गया है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह कथन संविधान के किस भाग में है? प्रस्तावना में है, मौलिक अधिकार में है, नीति निर्देशक तत्व में है कि मूल कर्तव्य में है? बताइए किस भाग में है संविधान के कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? कहाँ लिखा है? प्रस्तावना में लिखा है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। आपको खुद का इवैल्यूएशन करना है कि आपने क्या आंसर इसका सही किया है और क्या जो आपने आंसर सही किया है वो सही हो रहा है या नहीं। मुझे लास्ट में बताइएगा कि 20 में से कितने आंसर्स आपने सही किए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये कहाँ लिखा गया है? संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। संविधान की प्रस्तावना में आप सबने पढ़ा है ना कि हम भारत के लोग, भारत को एक पंथ निरपेक्ष समाजवादी तो वो जो लाइनें हैं पूरी प्रस्तावना की, उसमें ये वर्ड है, कौन सा? धर्मनिरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष एक ही बात है। तो वो कहाँ है? संविधान की प्रस्तावना में है। संविधान की प्रस्तावना हमने कहाँ से ली है बताइए? मेरा आपसे सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना को हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? बताइए, संविधान की प्रस्तावना को कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? बताइए जल्दी। प्रस्तावना का जो विचार है वो हमने कहाँ से लिया है? प्रस्तावना का जो विचार है हमने यूएसए से लिया है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए क्लियर कर दी जाए ये बात। प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है? बताइए। प्रस्तावना की भाषा हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, विचार और भाषा में अंतर है। प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया है? प्रस्तावना का जो विचार है वो हमने लिया है यूएसए से, और प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से ली है? प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। क्लियर? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग किस भाग में है? 3 में। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? संविधान के भाग 4 में। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? भाग 4A में। ये चीज़ें भी जरूरी हैं जानना, जरूरी है जानना। जिन्हें पता है पहले से, उनके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस, उनके लिए ज़रूरी है बार बार रिवीजन, क्योंकि यही आपको एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस देता है। तो संविधान की प्रस्तावना, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो कहाँ वर्णित है? संविधान की प्रस्तावना में दिया हुआ है। संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है हमने कहाँ से लिया है? यूएसए, अमेरिका से लिया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली।
क्लियर। दूसरी चीज़, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? 3। नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? 4। और मूल कर्तव्य 4A। मूल कर्तव्यों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब शामिल किया गया? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो कौन सा था बताइए? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। 11वां मूल कर्तव्य संविधान में कब जुड़ा? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये 11वां जो मूल कर्तव्य है वो कब आया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा आया। क्लियर। चलिए, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कहाँ वर्णित है? प्रस्तावना में, याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? DPSP संविधान के किस आर्टिकल से हैं बताइए? 36 to 51। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में अगर एग्जामिनर पूछ लेता है तो ये जो सिली मिस्टेक्स हैं वो आपसे ना हो, सिर्फ इस कारण से क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है, डाउट आने लग जाए आपको। तो याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 to 51। चलिए, तो कहाँ है धर्मनिरपेक्षता शब्द? संविधान की प्रस्तावना में। मूल अधिकार कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक में है बताइए? मूल अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? चलिए कमेंट करके बताइए। जो भाग 3 में मूल अधिकार वर्णित है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन से क्या तात्पर्य है? इन्फ्लेशन क्या होता है? वस्तुओं के दाम घटते हैं, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है, वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं और बेरोजगारी बढ़ती है। और यहाँ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ पे समझे कि कैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्या प्रोसेस होती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो क्लास करवाई थी मैंने, इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व करवाए थे, उसमें मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई थी। तो बताइए कि इन्फ्लेशन से क्या तात्पर्य है? इन्फ्लेशन क्या है? जल्दी बताइए। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन में कैसी चीज़ें होती हैं बताइए कमेंट करके मुझे। तो आप सबको पता है महंगाई क्या होती है, सब बता देंगे। महंगाई में क्या होता है? वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, आप सबने बता दिया होगा। लेकिन क्या कैसे बढ़ते हैं आपको पता है? क्या प्रोसेस होती है वस्तुओं के दाम बढ़ने के? आप सबको पता है कि जब किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा होती है, मैंने आपको बताया था कि जब किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो वस्तु की कीमत अपने आप बढ़ती है। वस्तु की कीमत बढ़ती है और जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो इसी को क्या बोलते हैं? महंगाई। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। तो सवाल कैसे पूछेगा? सवाल ऐसे पूछेगा कि जब इन्फ्लेशन की स्थिति होती है, जब महंगाई की स्थिति होती है तो वस्तु की डिमांड ज़्यादा होती है या कम होती है? तो आपको ये मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि वस्तु की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है मार्केट में और कैसे बढ़ता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था समोसे वाले का, और मुझे ये बेस्ट एग्जाम्पल लगता है क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा समोसा खाया जाता है। अब आपके मोहल्ले में कोई एक समोसे वाला है, वो 100 समोसे बना रहा है, 50 समोसे एक दिन में बना रहा है, और उस समोसे की डिमांड आपके पूरे मोहल्ले और आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा है। जैसे ही समोसे बनते हैं वैसे ही बिक जाते हैं। तो उस समोसे वाले की डिमांड कैसी है? उस समोसे वाले की डिमांड हाई है, लेकिन उसकी सप्लाई कैसी है? उसकी सप्लाई कम है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 50 ही समोसे हैं, 100 ही समोसे वो बनाता है। तो उसकी सप्लाई कैसी है? कम है। तो जब उसकी डिमांड ज़्यादा है और उसके पास 50 ही समोसे हैं तो वो तो अपनी मनमर्जी कीमत पे बेचेगा। सब कह रहे हैं हमें दे दो हमें दे दो, तो वो कह रहा है 50 रुपए का दूंगा समोसा, तो वो कह रहे हैं अरे 50 का दो लेकिन तुम दो। तो उसने अपनी कीमत क्या करी? बढ़ा दी। वैसे क्या बढ़ी? इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। जो 10 का समोसा आता था वो अब 50 में भी बेचेगा, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है और वो सप्लाई कम दे पा रहा है, और लोगों की डिमांड ज़्यादा है तो इस वजह से वो मनमर्जी कीमत पे बेचेगा। यही होती है, यही मैकेनिज्म होता है इन्फ्लेशन का, महंगाई का। तो सवाल ये पूछ सकता है, ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि जब महंगाई में क्या होता है, आपने लगा दिया महंगाई मतलब दाम बढ़ते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया कि इन्फ्लेशन जैसी स्थितियों में डिमांड ज़्यादा होती है या कम होती है, तो आपको ये मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन में डिमांड ज़्यादा होती है और इन्फ्लेशन में सप्लाई हमेशा कम होती है और वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है।
जब इन्फ्लेशन कम करना होता है तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई अपने रेपो रेट्स घटा देता है, और जब रेपो रेट्स घटा देता है तो बैंकों को कम पैसा मिलता है, बैंक कम पैसा देते हैं आम जनता को, आम जनता के हाथ में पैसा कम आता है, जब पैसा कम होगा तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। जब मेरे हाथ में पैसा ही नहीं है तो मैं कैसे कोई नई चीज़ खरीदने जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। तो जब मेरे हाथ में पैसा ही नहीं है तो मैं डिमांड भी नहीं बढ़ाऊँगी। इस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल की जाती है। क्लियर? और जिन्होंने नहीं देखी इकोनॉमिक्स की क्लास, मैराथन वाली क्लास में जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में इकोनॉमिक्स का एक पूरा 2-2.5 घंटे का सेशन लिया गया है, उसमें आपको पूरी इकोनॉमिक्स समझ में आएगी। ज्योग्राफी का अलग से लिया गया है, ज्योग्राफी समझ में आएगी, तो उसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो क्या होता है, वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। भारत में नदियाँ कितने प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से, बताइए। भारत में जो नदियाँ हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? हिमालयी प्रायद्वीपी, हिमालयी प्रायद्वीपी तटीय, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, या कोई नहीं? बताइए, 1 सेकंड का समय है आपके पास। भारत में नदियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बिल्कुल सही, भारत में 2 प्रकार की नदियाँ होती हैं। मेनली कई प्रकार की होती है, मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपी नदियाँ। हिमालय नदियाँ कौन सी होती हैं? हिमालय नदियों का जो उद्गम होता है या पानी का जो स्रोत होता है वो कौन होता है? ग्लेशियर और बर्फ होते हैं। ग्लेशियर और बर्फ, जो हिमालयी नदियाँ होती, उनको पानी कहाँ से मिलता है? ग्लेशियर लगातार पिघलते रहते हैं, बर्फ पिघलते रहते हैं, तो उससे उन नदियों को पानी मिलता रहता है। वो नदियाँ हैं कौन कौन सी? हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी हैं बताइए? हिमालयी नदियाँ हैं गंगा, सिंधु। क्लियर? तो ये हिमालयी नदियाँ हो गई। प्रायद्वीपी नदियाँ कौन सी होती हैं? प्रायद्वीपी नदियों को जो पानी मिलता है वो मौसम से मिलता है, वर्षा से मिलता है। तो प्रायद्वीपी नदियाँ कैसी होती हैं? इनके पानी का स्रोत कौन सा होता है? वर्षा वाला जल, वर्षा का जल। जब बारिश होती है तभी इन नदियों को पानी मिलता है। तो सवाल ये पूछा जाता है कि हिमालयी नदियों में वर्ष भर पानी रहता है या वो मौसमी होती हैं? तो आपको लगा के आना है कि हिमालयी नदियों में हमेशा पानी होता है, क्योंकि ग्लेशियर और बर्फ़ का पानी धीरे धीरे पिघलता रहता है और वो इन नदियों की जो पानी की फुलफिलमेंट है उसको पूरा करता रहता है। और प्रायद्वीपी नदियाँ किस पे निर्भर करती हैं पानी के लिए? बारिश के पानी पर निर्भर करती हैं, यानी कि वर्षा जल पे निर्भर करती हैं। और ये नदियाँ कौन सी होती हैं प्रायद्वीपी नदियाँ? प्रायद्वीपी नदियाँ होती हैं गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ प्रायद्वीपी नदियाँ कहलाती हैं। ये समझ के चलिए कि भारत में नदियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, हिमालयी और प्रायद्वीपी। हिमालयी नदियों का स्रोत क्या होता है? ग्लेशियर और बर्फ, वहाँ से धीरे धीरे पानी रिसता रहता है और ये नदियों में हमेशा वर्ष भर पानी बना रहता है। मेरा एक सवाल आपसे है कि वर्ष भर पानी किन नदियों में बना रहता है? हिमालयी नदियों में या प्रायद्वीपी नदियों में? आप बिल्कुल लगा के आएंगे हिमालयी नदियों, क्योंकि इनके जो पानी का स्रोत है वो क्या है? ग्लेशियर है, और ग्लेशियर से पानी लगातार पिघल रहा है। गंगा, सिंधु, ये कैसी नदियां हैं? हिमालयी नदियां हैं, प्रायद्वीपी नदियां हैं? तो आप लगा के आएंगे कि ये हिमालयी नदियां हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कैसी नदियां हैं? तो आप लगा के आएंगे कि ये प्रायद्वीपी नदियां हैं। और प्रायद्वीपी नदियां अपने पानी के लिए किस पर निर्भर करती हैं? तो प्रायद्वीपी नदियां वर्षा के जल पर पानी के लिए निर्भर करती हैं। क्लियर? चलिए, इसमें ब्रह्मपुत्र भी है, ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदियों में। तो भारत में नदियाँ कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं कि जो ज्योग्राफी वाली क्लास है उसे ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ आपके लिए करवाए गए। चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? बताइए, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता हिस्ट्री का क्वेश्चन है, राजनीति, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, दर्शन। चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? बताइए। आधा सेकंड का समय। तो आप सब जानते हैं कि जो चरक संहिता है वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आयुर्वेद से, आयुर्वेद से संबंधित है। पूछा ये जाता है हमेशा कि कोई आपके सामने बुक रख दी जाएगी, बुक लिख दी जाएगी, इस बुक का संबंध किस क्षेत्र से है? राजनीति, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, दर्शन, या किसी बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये इनकी रचना क्या थी। तो ये रचनाएं और ये रचनाएं किस विषय में है, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी। तो
तो चरक संहिता किस विषय से है? चरक संहिता आयुर्वेद से है। खगोल विज्ञान के लिए कौन सी है? खगोल विज्ञान के लिए वराहमिहिर जी की कौन सी बुक थी? खगोल विज्ञान के लिए थी बृहत संहिता। बृहत संहिता, बृहत संहिता किन्होंने लिखी थी? वराहमिहिर जी ने लिखी थी। ये छोटे छोटे सवाल हैं जो पूछ लिए जाते हैं और नहीं बनते, और वहीं आपका एक नंबर आपसे छूट जाता है और वहीं से आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। राजनीति के लिए कौन सी बुक है बताइए? अर्थशास्त्र जो लिखी थी कौटिल्य ने, वो किस चीज से संबंधित थी बताइए? वो राजनीति से संबंधित थी ना, वो अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं थी। उस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। चाणक्य, ये बुक्स याद रखिएगा। चरक संहिता किस चीज से रिलेट करती है? आयुर्वेद से। जिन्होंने ये लगाया है आपको एक नंबर मिल गए। खगोल विज्ञान से कौन सी बुक्स रिलेट करती है? बृहत संहिता वराहमिहिर जी की। और यही वराहमिहिर जी हैं जो किसके नवरत्नों में से एक थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उनके नवरत्नों में से एक थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है ये सवाल कि जो वराहमिहिर थे वो किनके दरबार में थे, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा किनके दरबार में थे वराहमिहिर? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य। क्लियर? और राजनीति के लिए अर्थशास्त्र जो किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। चलिए, तो जिन्होंने लगाया था आयुर्वेद, उनका आंसर सही है। पेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती नदियां किसकी सहायक नदियां हैं बताइए? पेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है आपके सामने, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, गंगा। 1 सेकंड का समय है, बताइए किसकी सहायक नदियां हैं? पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, जल्दी बताइए। किसकी सहायक नदियां हैं? जिन्होंने लगाया है गोदावरी हो, बिल्कुल सही, आपको 1 नंबर मिल गया। पेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नदियां और सहायक नदियां आपके सिलेबस का पार्ट है, ये पूछा जाना तय है, तो ये ज़रूर तैयार करके ये वाला पोर्शन जाना है, नदियों वाला। और ये नदियों वाला पोर्शन मैंने अलग से मैराथन क्लासेस में आपको करवाया है। कृष्णा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कृष्णा की सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, और भी कई सारी हैं। सवाल ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी कृष्णा नदी की नहीं है? तो जब आपको पता होगा कि कौन सी सहायक नदियां हैं, तब आप लगा के आ पाएंगे कि कौन सी सहायक नदियां नहीं हैं। पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी कृष्णा नदी की नहीं है, तो जब आपको पता होगा कौन सी है, तब तो आप लगा के आएंगे कौन सी नहीं है। नर्मदा की सहायक नदियां आप सबको पता है, तवा है, बरना है, बारना, शक्कर, हिरण, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं। गोदावरी की आप सब देख ही चुके हैं, पेनगंगा, इंद्रावती। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? एक बताइए, कमेंट करिए गंगा की सहायक नदी कौन सी है। और जिससे ये नहीं बना तो समझिए कि आपकी तैयारी में थोड़ा ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत है। गंगा किसकी सहायक नदी है बताइए? तो याद रखिएगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। प्राणहिता, पेनगंगा और इंद्रावती। इंद्रावती ये किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। भीमा, तुंगभद्रा, मालप्रभा ये किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की। नर्मदा की सहायक नदियां हैं तवा, बारना, शक्कर और हिरण। ये सहायक नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर? चलिए, गंगा की सहायक नदी क्या है ज़रूर बताइएगा। अशोक का कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था बताइए? अशोक का कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? जल्दी बताइए। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व। आपको इसके लिए 1 सेकंड का समय दिया जाता है, जल्दी बताइए। कलिंग युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल सही, कलिंग युद्ध कब हुआ था बताइए। इवैल्यूएशन आपको खुद का करना है, टेस्ट चल रहा है कि आपसे कितने आंसर्स आ रहे हैं। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के राज्याभिषेक के 8 साल बाद
सवाल पूछा जाता है कि जो कलिंग युद्ध है वो अशोक के राज्याभिषेक के कितने साल बाद लड़ा गया, तो राज्याभिषेक के 8 साल बाद। एक सवाल ये पूछा जाता है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कलिंग वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। वर्तमान में जो कलिंग है वो किस राज्य में है, तो वर्तमान में कलिंग उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी भाग, आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वहाँ पे है। एक और सवाल पूछा जाता है क्या, कि किस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने युद्ध ना करने जैसी स्थिति अपना ली थी और बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो वो यही युद्ध था, कलिंग का युद्ध। तो कलिंग का युद्ध हुआ कब, 261 ईसा पूर्व, राज्याभिषेक के 8 साल बाद हुआ था। और कलिंग कहाँ स्थित है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्लियर। एक सवाल एक और बनता है, वो ये शिलालेख के विषय में कि अशोक कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। आप में से किसी को पता है कि अशोक जो कलिंग युद्ध का वर्णन है वो अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। अशोक ने शिलालेख कई सारे खुदवाए थे, बताइए कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, किस शिलालेख में है कलिंग युद्ध का वर्णन, तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन। और राज्याभिषेक के कितने साल बाद लड़ा कलिंग, 208 साल बाद। कब लड़ा, 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग वर्तमान में कहाँ है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने लगाया था 261 ईसा पूर्व उनका सही है। चक्रवात किस दबाव क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, बताइए। जो चक्रवात है वो किस दबाव क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। चक्रवात क्या होते हैं, जैसे जो तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र में जब बहुत ज़्यादा समुद्र के किनारे बसे जो क्षेत्र हैं वहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा तूफान आता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और भारी बारिश के कारण जो आसपास का एरिया है वो तबाह हो जाता है, उसी को चक्रवात कहा जाता है। तो चक्रवात किस दबाव क्षेत्र में आता है, सवाल ये है। उच्च दबाव क्षेत्र में, निम्न दबाव क्षेत्र में, समदाब क्षेत्र में, या दोनों ए और बी, बताइए। 1 सेकंड का समय है इसके लिए आपके पास, जल्दी बताइए। चक्रवात किस दबाव क्षेत्र में उत्पन्न होता है, बताइए। जो चक्रवात होता है वो कम दबाव वाले क्षेत्र में उत्पन्न होता है। कम दबाव वाले क्षेत्र में हमेशा उत्पन्न होता है। चक्रवात क्या स्थिति होती है, तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं आना, तूफान आना, भारी बारिश होना, जिसके कारण जो आसपास का तटीय क्षेत्र है वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है पूरी तरीके से, उसी को चक्रवात कहते हैं। और जो चक्रवात है वो किस दबाव क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा, निम्न दबाव क्षेत्र में। इसका पूरा मैकेनिज्म क्या होता है, जब चक्रवात आता है तो कैसी स्थितियां होती हैं, किस लो प्रेशर से किस प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं, इसका पूरा वर्णन मैंने बताया है मैराथन क्लासेस में, वहाँ आप जाके वीडियोस को देख लीजिएगा। आज यहाँ पे टेस्ट चल रहा है तो टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको बताई ही जाएंगी। और जिन्हें थोड़ा सा डीपली पढ़ना है वो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए, वहाँ 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन पूरे आपको सॉल्व करवाए गए हैं विद थ्योरी कि कैसे चीज़ें होती हैं। कोई क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ें करवाई गई हैं आपको। तो चक्रवात निम्न दबाव क्षेत्र में आते हैं। क्लियर। भारत में नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या होता है, बताइए। नाबार्ड का क्या कार्य क्या होता है, जल्दी बताइए। नाबार्ड का क्या काम होता है, नाबार्ड क्या काम करता है। नाबार्ड आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, औद्योगिक ऋण देता है, ग्रामीण और कृषि ऋण देता है, निर्यात बढ़ाता है, या व्यापार नियम बनाता है, बताइए। निर्यात क्या करता है नाबार्ड, जल्दी बताइए। क्या करता है नाबार्ड, सबसे पहले जान लीजिए। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर, शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। ये सवाल पूछा जाने वाला सवाल है। शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी कब, 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड क्या करता है, मेनली जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ कृषि के लिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करने का काम करता है, लोन देने का काम करता है। किसके लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में।
और ग्रामीण क्षेत्रों में भी किस किस सेक्टर्स के लिए, जैसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई कुछ नई चीज़ करना चाहता है, एग्रीकल्चर करना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है लागत लगाने के लिए, तो नाबार्ड उसकी हेल्प करता है, उसे कृषि के लिए लोन देता है। कोई कुटीर उद्योग कोई करना चाहता है तो उस कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लोन देने का काम कौन करता है? नाबार्ड करता है। तो नाबार्ड बेसिकली किसके लिए है? नाबार्ड बेसिकली गांव में एग्रीकल्चर और जो कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुई थी? तो शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुई थी। और इसके अभी 2022 में जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो साजी केवी करके थे। अगर ये बदल गए होंगे तो उन्हें एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 2022 में नाबार्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे साजी केवी ये थे, और अगर ये बदल गए होंगे तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इसे आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए, तो नाबार्ड किसके लिए है? बेसिकली नाबार्ड बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर पे और कुटीर उद्योगों को, छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लोन देने का काम करता है गांव स्तर पे। क्लियर? और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना? शिवरमन कमेटी की। तो नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? ग्रामीण और कृषि ऋण में सहायता करना। और जिन्होंने ये आंसर लगाया था उनका आंसर बिल्कुल सही था कि ग्रामीण और कृषि ऋण देने में सहायता करना। चलिए, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, नाबार्ड है, सेबी है, जैसे पिछले टेस्ट में मैंने आपको सेबी के बारे में बताया था, यहाँ मैंने आपको नाबार्ड के बारे में बताया है। ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम एग्ज़ाम के लिए तैयार होते चले जाते हैं। अब जिस तरह से नाबार्ड से रिलेटेड कुछ भी पूछेगा कि कब बना, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, अध्यक्ष कौन है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना या किस लिए होता है नाबार्ड, तो कैसा भी सवाल आएगा हम कर लेंगे। सेबी से कुछ चीज़ पूछा जाएगा जो हमने पिछले टेस्ट में किया था, सेबी से कुछ भी पूछा जाएगा हम कर लेंगे, क्योंकि हमने जाना था सेबी का फॉर्मेशन कब हुआ, सेबी का काम क्या होता है, सेबी किसको रेगुलेट करता है, वो सारी चीज़ें। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? दक्षिण भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है बताइए? ऑप्शन है जलोढ़, लाल, काली, ए और सी दोनों। बताइए दक्षिण भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है? दक्षिण भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है? दक्षिण भारत में बेसिकली लाल और लैटेराइट मृदा पाई जाती है। तो और लैटेराइट यहाँ तो ऑप्शन में है नहीं, तो दक्षिण भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल। और यही लाल मृदा वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी पाई जाती है, कुछ एरियाज में। कभी कभी पूछा जाता है कि जो लाल मिट्टी है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो उसका जो लाल रंग होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि लाल मिट्टी का लाल कलर किसके कारण होता है? तो लाल मिट्टी में जो लाल कलर होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है उसमें कौन सी पाई जाती है? लाल मृदा। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर भारत के मैदानों में, उत्तर भारत के मैदानों में। और जलोढ़ मृदा कैसे बनती है? नदियों द्वारा जो बहा कर लाई गई गाद होती है। जैसे नदियां हैं, कोई मेन नदी है उससे सहायक नदी जुड़ती हैं तो वो गाद इकट्ठा करती हैं एक जगह पे आके, और वो गाद में कई तरह के उपजाऊ पोषक तत्व मौजूद होते हैं, तो उससे किसका निर्माण होता है? जलोढ़ मृदा का। और यही सबसे उपजाऊ मृदा भी मानी जाती है। सवाल आता है कि सबसे उपजाऊ मृदा किसे माना जाता है? जलोढ़ मृदा को। क्यों? क्योंकि नदियों द्वारा बहा कर लाई गई गाद से बनती है और ये उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है। काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा कहा जाता है। पहला सवाल जो पूछा जाता है कि रेगुर मृदा के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? सबसे ज़्यादा पानी कौन सी मिट्टी अवशोषित करती है? काली मिट्टी। दरारें किस में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं? दरारें काली मिट्टी में। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए ज़रूरी है? काली मिट्टी कपास और गन्ने की खेती के लिए ज़रूरी है, कपास और गन्ने की खेती के लिए। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। कभी पूछ ले कि सबसे उपजाऊ मृदा कौन है, तो पता होना चाहिए कि जलोढ़ मृदा है। क्यों है? क्योंकि ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से निर्मित होती है, उसमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं। रेगुर मृदा किसे कहा जाता है? काली मिट्टी को। सबसे ज़्यादा दरारें कौन सी मिट्टी में रहते हैं? काली में। कपास गन्ने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी उपयुक्त है। दक्षिण भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई लाल मिट्टी दक्षिण भारत में। और लाल मिट्टी का लाल कलर क्यों होता है? और आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। तो यहाँ पे मिट्टियों से रिलेटेड कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जहाँ पानी सबसे ज़्यादा पानी का भराव क्षेत्र ज़्यादा होता है वहाँ पे लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, सवाल पूछा जाता है। तो दक्षिण भारत में कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए? भारत में पहली बार कब हुए थे आम चुनाव? इसके लिए तो मुझे लगता है आपके लिए आधा सेकेंड भी ज़्यादा होना चाहिए कि भारत में आम चुनाव कब हुए, पहली बार आम चुनाव कब हुए थे। 1947, 50, 51, 52, 55। आप सबको पता है भारत में पहली बार आम चुनाव 1951, 52 में हुए थे। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? जल्दी बताइए। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जी। सवाल पूछा जाता है, सुकुमार सेन जी। वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन? वर्तमान 2025 में भारत की चुनाव आयुक्त कौन है? 2025 में पता है आपको कौन है? बताइए। वर्तमान में है ज्ञानेश कुमार जी। ज्ञानेश कुमार जी। भारत का निर्वाचन आयोग संविधान के किस आर्टिकल में? भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो संविधान के किस आर्टिकल में है? पता है आपको? निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में? निर्वाचन आयोग संविधान के आर्टिकल 324 से लेके 329 तक है। निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है? भाग पता है आपको? किस भाग में है निर्वाचन? बताइए। निर्वाचन संविधान के किस भाग में है? भाग 15 में। इस तरीके से पढ़ना है और इस तरीके से चीज़ें जाननी है, इस तरीके से चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। भारत में पहले आम चुनाव 1951 से 52 के बीच। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी। वर्तमान में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी। निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में है। किस भाग में है निर्वाचन? संविधान के भाग 15 में। कितने सदस्यीय निकाय है निर्वाचन आयोग? 3 सदस्यीय निकाय है। पहले शुरू में कैसा था? 1 सदस्यीय था, फिर 3 सदस्यीय हुआ, फिर वापस वो 1 सदस्यीय हुआ और वर्तमान में स्थितियां कैसी हैं कि 3 सदस्यीय। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होते हैं जो वर्तमान में ज्ञानेश कुमार जी हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। जो सेंटर का चुनाव आयुक्त है, भारत का निर्वाचन आयोग है, वो लोकसभा के जो चुनाव है वो कंडक्ट करवाता है, राज्य विधानसभाओं के चुनाव कंडक्ट करवाता है, लेकिन पंचायतों और नगर पालिका के चुनाव और स्थानीय स्वशासन के चुनाव कौन संपन्न करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ये सवाल भी पूछा जाता है कि जो पंचायतों और नगर पालिका के चुनाव है वो कौन कंडक्ट करवाता है? तो वो राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। क्लियर? चलिए, तो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ जानते चलते हैं। प्रैक्टिस डेली करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा होने वाला है। साइंस की भी टेस्ट आएंगे, साइंस की भी टेस्ट के लिए आप सबके अलग से प्लेलिस्ट बन रही है धीरे धीरे, उसमें भी कई सारे टेस्ट अपलोड होंगे। एग्जाम के पहले व्यू से आप देख के चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर्स, 3421 किलोमीटर या 3214 मील? बताइए। 1 सेकेंड का टाइम है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? जल्दी बताइए। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? देखिए, भारत का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। जिन्होंने ये लगाया था उनका आंसर बिल्कुल सही। ये उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर्स। और पूर्व से पश्चिम कितना है बताइए? पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर्स, 2933 किलोमीटर। ये कैसा है? ये पूर्व से पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम। और 3214 कैसा है? 3214 है उत्तर से दक्षिण। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। और पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर्स। ये है पूर्व से पश्चिम। ये विस्तार कितना है? ये है पूर्व से पश्चिम। और 3214 कितना है? उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण। ये दोनों सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो पूछा क्या था? पूछा था कि उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। तो उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर्स और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर्स। अब आप मुझे बता दीजिए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है? बताइए। देखिए, आपने ये जान लिया कि उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर्स, 2933 किलोमीटर्स पूर्व से पश्चिम है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्या मैं सही बोल रही हूँ? आपको ये इवैल्यूएट करना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या ये है भारत का क्षेत्रफल? इवैल्यूएट करिए। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या भारत का क्षेत्रफल यही है? और अगर आपको कन्फ्यूज़न दिमाग में आ रहा है तो समझ जाइए कि आपको प्रैक्टिस की कितनी ज़्यादा ज़रूरतें हैं और ये प्रैक्टिस क्यों करवाई जा रही। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि क्या भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या यही है प्रश्न चिन्ह के साथ,
तो यही प्रश्न चिन्ह आपका एग्जाम हॉल में भी आने वाला है। लेकिन आपको अभी तक लग रहा था कि हमसे चीज़ें बनती हैं, लेकिन रिवीजन ना होने के कारण दिमाग में नहीं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, जान लेते हैं। इसलिए जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में, ग्रेट निकोबार द्वीप में। और सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ था? सियाचिन ग्लेशियर के पास। पूरा चला गया ये तो। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित था? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित था। चलिए लिख ही देते हैं इसको, पूरा मिट गया था ये। इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु, इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर के पास। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप। कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछ लेता है कि जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप में। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, गुहार मोती। और कहाँ है? गुजरात के कच्छ में। गुहार मोती कहाँ स्थित है? पूछ लेगा गुहार मोती कहाँ है, तो गुजरात के कच्छ में। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु। और किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। की चीज़ें याद रखिएगा। मुझे लगा जब उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व से पश्चिम बताया जा रहा है तो ये भी बता देना चाहिए कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। कहाँ स्थित है? इंदिरा कॉल सियाचिन ग्लेशियर में है, सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। दक्षिणी बिंदु कहाँ है? इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार के पास स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, गुजरात के कच्छ में है। और सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, और किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? तो जो आंसर था आपके क्वेश्चन का वो था 3214 किलोमीटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में गरीबी हटाने के लिए शुरू की गई थी? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में गरीबी को हटाने के लिए शुरू की गई? IRDP, ऑपरेशन फ्लड, मनरेगा, ए और सी दोनों। बताइए, 1 सेकेंड का टाइम है आपके पास। बताइए, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेट करता है? ऑपरेशन फ्लड मिल्क प्रोडक्शन से रिलेट करता है, तो ये तो होगा नहीं। मिल्क प्रोडक्शन, तो ये तो होने से रहा, क्योंकि गरीबी की बात की गई है। भारत में गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना चालू की गई? गरीबी हटाना है तो लोगों के हाथ में पैसा देना होगा, रोजगार देना होगा। तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? IRDP और मनरेगा, ये दोनों कार्यक्रम शुरू किए गए। IRDP क्या था? ये था रोजगार देने का, बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग थे उनको रोजगार देने के लिए चालू किया गया था 1978 में, और 1999 के आसपास इसको समाप्त कर दिया गया था और किसी स्कीम में इसको मर्ज कर दिया गया। तो ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करवा रहा था? ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार। मनरेगा आप सबको पता है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये 1 साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवा रहा था ये कार्यक्रम, कि एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार हर परिवार से एक व्यक्ति को मिलेगा। उससे क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके हाथ में पैसे आएंगे। तो ये दोनों कार्यक्रम कौन कौन से? IRDP और मनरेगा। क्लियर? ये क्या था? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, IRDP, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। शुरू कब हुआ था ये? 1978 में। मान लीजिए पूछ लिया तो
1978 में। ये कर क्या रहा था? ये ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराने का काम कर रहा था। गरीबी रेखा के जो नीचे रह रहे थे लोग, उनको रोजगार दे रहा था और उनका कौशल विकास कर रहा था। IRDP गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को। मनरेगा आप सबको पता है, मनरेगा के बारे में तो मुझे आपको बताना, सब जानते हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या था? ये हर एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवा रहा था। ये कब आया था? 2005 में इसे पारित किया गया था। मनरेगा को पारित किया गया और 2006 में ये लागू हुआ। कभी कभी पूछ लेता है कि मनरेगा कब पारित हुआ और कब इसे लागू किया गया, तो ये भी याद रखिएगा कि मनरेगा को लागू कब किया गया था। मनरेगा को 2006 में लागू किया गया था और ये पारित कब हुआ था? पारित हुआ था 2005 में, 7 सितंबर 2005 को ये लागू हुआ था। क्लियर? चलिए, तो गरीबी हटाओ के लिए कौन सी 2 योजना शुरू की गई थी? IRDP एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 में शुरू हुआ था और दूसरा था मनरेगा। मनरेगा को कब पारित किया गया? 2005 में, और लागू कब किया गया था? 2006 में। इतनी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं। क्लियर? और बाद में तो इससे मैंने बताया 1999 में इसको समाप्त कर दिया गया था। तो IRDP और मनरेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा A और C दोनों। क्लियर? भारत में जो ऑपरेशन फ्लड है हुआ, उसके जनक कौन माने जाते हैं? जैसे अभी दिया ही हुआ था ऑपरेशन फ्लड, मुझे लगा मैं पूछ लूँ आप सबसे कि ऑपरेशन फ्लड के जो जनक हैं भारत में वो कौन माने जाते हैं? बताइए, ऑपरेशन फ्लड के जो जनक हैं भारत में वो कौन जाने जाते हैं? सवाल है आप सबके सामने। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए, इन्फ्लेशन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? बताइए। मैंने बहुत अच्छे से आपको इन्फ्लेशन पढ़ाया है, मैंने आपको डिमांड और सप्लाई का मैकेनिज्म समझाया है। बताइए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? राजकोषीय, मौद्रिक, व्यापारिक, कृषि, मॉनेटरिंग पॉलिसी, व्यापारिक नीति, कृषि नीति। बताइए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? और जो भी नीति अपनाई जाती है उसको कौन सा बैंक लागू करता है? पहले आंसर बता दीजिए, फिर मैं आपको समझा भी दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मुद्रास्फीति को जो नियंत्रित करना होता है या नियंत्रित करने के लिए जो नीति अपनाई जाती है वो कहलाती है मौद्रिक नीति, यानी कि मॉनेटरिंग पॉलिसी। और मॉनेटरिंग पॉलिसी को लागू कौन करता है? किसी भी देश का केंद्रीय बैंक। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक है RBI। तो भारत में मॉनेटरिंग पॉलिसी को कौन कंट्रोल करेगा या कौन रेगुलेट करेगा? RBI। और कैसे करता है? इन्फ्लेशन कब आती है? कीमत में वृद्धि कब होती है? मैंने आपको बताया है, कीमत में वृद्धि तब होती है जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। क्लियर? मैंने आपको बताया था डिमांड कब ज़्यादा होती है? जब लोगों के हाथ में होता है पैसा, लोगों के हाथ में होता है पैसा। तो अगर इन्फ्लेशन कम करना है, इन्फ्लेशन को क्या करना है? नियंत्रित करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है। तो यदि इन्फ्लेशन को कम करना है तो डिमांड घटा दो। जब डिमांड घटा दोगे तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। डिमांड घटेगी, सप्लाई भी उसी स्तर पे है, तो जब डिमांड घट गई तो ऑब्वियस सी बात है महंगाई घट गई। और डिमांड घटाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा कम करना पड़ेगा। अब लोगों के हाथ में पैसा आता कहाँ से है? लोगों को कहाँ से पैसे मिलते हैं? बैंक से, वाणिज्यिक बैंकों से, कॉमर्शियल बैंक से। और कॉमर्शियल बैंक को पैसे कौन देता है? कॉमर्शियल बैंक को पैसे देता है RBI। RBI क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक को पैसे देता है। तो ये क्या करेगा? RBI क्या करता है? मॉनेटरिंग पॉलिसी के थ्रू RBI रेपो रेट्स अपनी बढ़ा देता है। RBI क्या कर रहा है? RBI ने क्या किया? अपनी रेपो रेट बढ़ा दी। रेपो रेट वो रेट होती है जिस पे RBI किसी भी बैंक को पैसा देता है। रेपो रेट क्या होती है? वो दर जिस पे जो RBI है वो क्या दे रहा है? उधार दे रहा है। किसे? वाणिज्यिक बैंक को। तो जहाँ पहले ये 2% इंटरेस्ट रेट पे RBI पहले 2% इंटरेस्ट रेट पे वाणिज्यिक बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा था, अब वही RBI 7% इंटरेस्ट रेट पे पैसा देगा। तो क्या बैंक लेंगे? जहां इसने पहले रेपो रेट कम की थी
तो जैसे इसने रेपो रेट घटाई आरबीआई ने, बैंक दौड़ के आए पैसा लेने कि ब्याज कम हो गई है, चलो पैसा लेके आते हैं आरबीआई से। और आरबीआई से पैसा लेके हम किसको पैसा देंगे? जनता को, और जनता से हमें ब्याज मिलेगा। जब जनता के हाथ में पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने रेपो रेट ही बढ़ा दी कि जहां हम बैंक को पहले 2% पे पैसा दे रहे थे, अब हम 7% पे पैसा देंगे। तो क्या इतनी हाई इंटरेस्ट रेट पे कॉमर्शियल बैंक पैसा लेने आएंगे आरबीआई के पास? नहीं आएंगे। जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा नहीं लेंगे तो जनता जब पैसे लेने जाएगी बैंक के पास, तो क्या बैंक पैसे देगी? नहीं देगी, क्योंकि बैंक के पास खुद पैसे नहीं है। तो जब बैंक के पास पैसे नहीं है तो आम जनता के हाथ में पैसे नहीं है। जब जनता के हाथ में पैसे नहीं है तो जनता की डिमांड नहीं, जनता को कुछ नहीं खरीदना है क्योंकि हाथ में पैसे ही नहीं है। तो जब पैसे नहीं है तो डिमांड नहीं है। तो जैसे ही डिमांड कम हुई तो इन्फ्लेशन नियंत्रित हो गई, और ये मैंने आपको समझाया था। तो ये कौन करता है? ये पूरा रेगुलेशन कौन कर रहा है? ये आरबीआई कर रहा है अपनी मॉनेटरिंग पॉलिसी के थ्रू। और मॉनेटरिंग पॉलिसी के ही पार्ट्स होते हैं रेपो रेट, एसएलआर, ये मॉनेटरिंग पॉलिसी के पार्ट्स होते हैं। याद रखिएगा, मॉनेटरिंग पॉलिसी को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आरबीआई। और इन्फ्लेशन नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? मौद्रिक नीति। सवाल कभी आ जाए कि इन्फ्लेशन को नियंत्रित जब किया, ये ब्लर आ रहा है क्या है इसमें? सही आ रहा है, मुझे ऐसा लगा जैसे ब्लर आ रहा है स्क्रीन पे। तो मॉनेटरिंग पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। मान लीजिए सवाल ये आ जाता है कि जब महंगाई या इन्फ्लेशन को नियंत्रित किया जाता है तो जो आरबीआई है वो रेपो रेट घटाता है या बढ़ाता है? सवाल तो कैसे भी पूछ सकता है आपसे। तब आप क्या लगा के आएंगे? अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आता है तो आप कुछ भी आंसर सही, कोई कुछ भी पूछ ले आप सही करके आएंगे। अब बताइए, अगर इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना है आरबीआई को, तो आरबीआई रेपो रेट घटाएगा या बढ़ाएगा? ऑब्वियस सी बात है, रेपो रेट को बढ़ा देगा। और रेपो रेट को बढ़ाएगा क्यों? रेपो रेट को इसलिए बढ़ा देगा, अपनी ब्याज दर इसलिए बढ़ा देगा ताकि वाणिज्यिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक पैसे ना ले पाएँ। और जब ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे तो जनता को पैसे कम देंगे, तो जनता की डिमांड बढ़ेगी। इस वजह से रेपो रेट बढ़ाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और मान लीजिए कभी आए कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ब्लर कर रहा है कैमरा, चेक करना है एक बार। मान लीजिए कभी एक ऐसा सवाल आ जाए कि इन्फ्लेशन, अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो जो आरबीआई है वो रेपो रेट को घटाएगी या रेपो रेट को बढ़ाएगी? ये मैं सवाल अपने से आपसे पूछ रही हूँ। अगर किसी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना है तो रेपो रेट बढ़ाए जाते हैं या घटाए जाते हैं? तो रेपो रेट घटाए जाते हैं। जैसे रेपो रेट घटेगी, अर्थव्यवस्था में मान लीजिए मंदी चल रही है, लोग मार्केट से कुछ खरीद नहीं रहे हैं, पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो आरबीआई तुरंत रेपो रेट्स घटा देगा। जब रेपो रेट्स घटाएगा तो बैंक जल्दी से जाएंगे आरबीआई से पैसे लेंगे, और जब बैंक आरबीआई से पैसे लेंगे तो वो जनता को पैसे देंगे। तो जनता जाके बाजार में क्या बढ़ाएगी? मांग बढ़ाएगी, डिमांड बढ़ाएगी, तो इससे इकोनॉमी बूस्ट करेगी। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है इकोनॉमिक्स का। क्लियर? चलिए, मौका मिला तो एक, अब जैसे डेट बढ़ गई है आपके एग्जाम्स की, तो मैंने जैसे इकोनॉमिक्स की एक मैराथन क्लास डाली थी, तो एक और मैराथन क्लास में इकोनॉमिक्स की डाल दूंगी। इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किस वर्ष में हुई थी? बताइए। इलाहाबाद की संधि बहुत फेमस संधि है। कब हुई थी? 1757, 1761, 1765, 1773। जल्दी बताइए, 1 सेकेंड का समय है आपके पास। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई? जल्दी बताइए। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1764 में, बक्सर के बाद 1765 में। और ये कब हुई थी? 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर, और बक्सर युद्ध के बाद ये हुई थी इलाहाबाद की संधि। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो आप सबको पता है, शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड कहाँ से था? दिल्ली से। मीर कासिम कहाँ से था? बंगाल से। मीर कासिम कहाँ से था? ये बंगाल से। और सुजा-उद-दौला, सुजा-उद-दौला कहाँ से था? अवध से। सुजा-उद-दौला ये कहाँ से था? अवध से। इन तीनों की सेना मिलकर लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। इन तीनों की सेना किसके खिलाफ मिलकर लड़ी थी? वर्सेस अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये हुआ बक्सर का युद्ध, और इस बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। ये सवाल बहुत पूछा जाता है इलाहाबाद की संधि से रिलेटेड।
ये भी पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि में कौन कहाँ से लड़ा था, तो ये याद रखिएगा, शाह आलम सेकंड लड़ा था दिल्ली से, शुजा-उद-दौला अवध से, और मीर कासिम कहाँ से लड़ा था, बंगाल से लड़ा था। और इसमें क्या हुआ था, कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको क्या मिल गया था, ये शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 जगह की दीवानी मिल गई थी। दीवानी का मतलब होता था राजस्व वसूल करने का अधिकार। इन तीनों की दीवानी मतलब इन तीनों एरिया में अब जो टैक्सेशन वसूल करेंगे वो कौन वसूल करेंगे, अंग्रेज। राजस्व वसूलने का अधिकार। और इसके बाद अवध पर उन्होंने बहुत ज़्यादा चार्जेस भी लगाए थे इस युद्ध के बाद। तो बेसिकली इलाहाबाद की संधि कब हुई, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। 1765 में क्यों हुई, 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, किसके किसके बीच, शाह आलम सेकंड जो दिल्ली से लड़ रहे थे, मीर कासिम जो बंगाल से, और शुजा-उद-दौला अवध से। इन तीनों की सेना मिलकर लड़ी थी किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन अंग्रेज फिर भी जीत गए थे। और इसके बाद हुई थी इलाहाबाद की संधि। और इस संधि में जो मुगल सम्राट था उसने क्या किया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जगह की दीवानी सौंप दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब कि अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा से जो भी टैक्सेशन वसूल करेंगे वो अब अंग्रेज करेंगे, उस पर जो नियंत्रण होगा वो अब अंग्रेज का होगा। वहाँ से के टैक्सेशन के थ्रू जितना पैसा आएगा वो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा। क्लियर। तो ये थी इलाहाबाद की संधि, याद रखिएगा 1765 में। और इसके थ्रू मान लीजिए पूछ लिया कि इलाहाबाद संधि में क्या हुआ था या क्या नया नियम आया था, तो इलाहाबाद संधि के तहत ये हुआ था कि इलाहाबाद संधि के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई थी। क्लियर। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसे प्राप्त है, बताइए। जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो किसे है, राष्ट्रपति को, संसद को, सुप्रीम कोर्ट को या चुनाव आयोग को, बताइए। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो किसे, दिख रहा है आपको, जुडिशियल रिव्यू की पावर किसको है, बताइए। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो किसे प्राप्त है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि मान लीजिए कानून बनाने का अधिकार भारत में किसे है, भारत में कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को है। संसद मान लीजिए कोई कानून बनाती है और वो जो कानून संसद ने बनाया है मान लीजिए वो संविधान के अनुसार नहीं है या वो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो इसकी जांच कौन करेगा कि जो नया कानून बना है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है, तो उसकी जांच करता है सुप्रीम कोर्ट। तो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट लगाया था उनका आंसर बिल्कुल सही है और इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, कि संसद जो कानून बना रही है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप बना रही है या नहीं बना रही है, इसकी जांच कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। और इसके उदाहरण अगर आपको देखना है तो है, बिल्कुल है। आपको याद होगा केशवानंद भारती वाला विवाद, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट, केशवानंद भारती वर्सेस केरल। इसमें किसका सिद्धांत आया था, इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। मूल ढांचे का सिद्धांत क्या था कि संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है बल्कि जबकि उसका जो मूल ढांचा है वो परिवर्तित ना हो। मतलब संविधान के भी कुछ प्रावधानों में आप परिवर्तन कर सकती है, संसद परिवर्तन कर सकती है, लेकिन शर्त ये है कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, ये न्यायिक पुनरावलोकन का ही पार्ट है, जो शर्त इसमें ऐड की गई है कि संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होगा। मान लीजिए संविधान में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, और हमारे संसद ने मान लीजिए कोई एक ऐसा कानून बना दिया जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, भारत के आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसा कोई कानून संसद में आया, लेकिन संविधान क्या कहता है, संविधान हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात करता है। तो क्या होगा, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जुडिशियल रिव्यू करेगा, न्यायिक पुनरावलोकन करेगा कि संसद ने जो कानून बनाया है उसमें आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित है, संविधान ने हमें दिए हैं, तो यहाँ पे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, इस वजह से हम इस कानून को अमान्य घोषित करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए किसी भी कानून को या तो स्थगित कर सकती है या अमान्य घोषित कर सकती है, स्थगित कर सकती है और अमान्य भी घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
तो मैं आशा करती हूँ कि आपको जुडिशियल रिव्यू समझ में आया होगा कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, कि संसद ने कोई एक ऐसा कानून बना दिया जिसमें संविधान के जो संविधान का कोर है या संविधान की मूल भावना है वो प्रभावित हो रही है। ये कोई ऐसा कानून है जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट तुरंत अमान्य घोषित कर देता है जुडिशियल रिव्यू के तहत। जैसे केशवानंद जो भारती बौद्ध था वर्सेस केरल स्टेट, उसमें क्या मूल ढांचे का जो सिद्धांत दिया गया कि संविधान में परिवर्तन हो सकता है लेकिन उसका जो मूल भावना है वो नष्ट नहीं होनी चाहिए, मूल ढांचा है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। और जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान में किस देश से अडॉप्ट किया गया है, बताइए। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो भारत में है वो किसे प्राप्त है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। क्लियर? चलिए आप बताएंगे या मैं बता दूं कि न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? आप ही बताइए, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। 1 सेकेंड क्या, आधा सेकेंड भी ज़्यादा है इस क्वेश्चन के लिए। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन? बताइए राइट आंसर क्या होगा। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बताइए, आधा सेकेंड का समय है आपके पास। कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं आप। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? बिल्कुल सही, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है? घरेलू सीमा के अंदर किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर जो प्रोडक्शन होता है, घरेलू सीमा के अंदर जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन वो किस में शामिल होता है? जीडीपी में शामिल होता है। एक और टर्म मैंने बताया था आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में, वो दूसरा टर्म क्या बताया था? जीएनपी। और जीएनपी मैंने क्या बताया था? जीएनपी का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इसमें क्या शामिल होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में? तो मैंने बताया था इसमें विदेशों से आने वाली आय भी सम्मिलित होती है, जो विदेशी रेमिटेंसेस आते हैं वो भी शामिल होती है। विदेशों में जो लोग काम कर रहे हैं उनका परिवार जो भारत में रहता है उसके लिए वो लोग पैसे भेजते हैं भारत की। कोई व्यक्ति अमेरिका में काम कर रहा है, कहीं बाहर काम कर रहा है, तो वो जो डॉलर्स भेज रहा है इंडिया, कहाँ? उसकी फैमिली के लिए। तो उसकी फैमिली उस पैसे का उपयोग इंडिया में कर रही है, इंडियन इकोनॉमी में कर रही है, तो वो क्या कहलाते हैं? रेमिटेंसेस कहलाते हैं। और रेमिटेंसेस शामिल होते हैं जीएनपी में। तो एक बहुत ज़्यादा फेमस सवाल पूछा जाता है कि जो रेमिटेंसेस हैं वो या विदेशी आय है वो किस में सम्मिलित होता है? जीएनपी में या जीडीपी में? तो आपको लगा के आना है कि जो रेमिटेंसेस हैं वो जीएनपी में शामिल होते हैं, ना कि जीडीपी में। इस वजह से मुझे यहाँ पे आपको ये चीज़ बतानी पड़ी कि जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। डोमेस्टिक का मतलब होता है देश की घरेलू सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है। घरेलू सीमा वर्ड याद रखिएगा, घरेलू सीमा। लेकिन जो विदेशों से आने वाली आय है वो घरेलू सीमा के अंदर उत्पादन नहीं हो रहा है बल्कि देश के बाहर उत्पादन हो रहा है। इस वजह से जो घरेलू सीमा के अंदर वाला टर्म है वो किसके लिए यूज़ होता है? जीडीपी के लिए, घरेलू सीमा। और जीएनपी में क्या आता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल मतलब देश की आय, हमारे देश की। जो बाहर से रेमिटेंसेज आ रहे हैं वो है तो हमारे देश की ही आय ना, क्योंकि जो बाहर से रेमिटेंसेज भेजे जा रहे हैं, मान लीजिए डॉलर भेजे जा रहे हैं, तो वो इंडिया में रहने वाला जो परिवार है वो तो यूज़ ही कर रहा है, वो तो अपने ही लिए यूज़ कर रहा है, तो उससे इंडियन इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, तो वो हमारी नेशनल प्रोडक्ट वो हमारा नेशनल प्रोडक्ट ही कहलाएगा। तो जो सवाल आता है कि जीडीपी और जीएनपी में विदेशी आय किस में शामिल होती है, तो विदेशी आय जीएनपी में शामिल होती है। क्लियर? एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जाता है। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं? जीएनपी में आप डेप्रिसिएशन को घटा दो। मैंने ये बात सारी बताई थी आपको। जीएनपी में आप क्षरण को घटा दो। क्षरण यानी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशंस क्या होते हैं? किसी ने कोई उद्योग खोला है, उसमें उसने मशीनें लगवाई हैं,
उन मशीनों में क्षरण होता है, वो मशीनें टूट जाती हैं, व्यापारी को कई तरीके से हानि हो जाती है मशीनों के टूटने से, क्षरण से। तो वो जो हानि होती है मशीनों का टूटना, ये सब किस में आता है? डेप्रिसिएशन में आता है, क्षरण में आता है। तो जब अगर एनएनपी निकालनी है तो उसमें क्या होता है? जीएनपी में घटा दो डेप्रिसिएशन को, तो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल आएगा। तो जीडीपी क्या जाना आपने? जीडीपी किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन हो रहा है वो है। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, और नेशनल प्रोडक्ट में विदेशों से आने वाले रेमिटेंसेस भी शामिल होते हैं, मतलब विदेशी आय भी सम्मिलित होती है। और एनएनपी क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट है, और वो कैसे निकाला जाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन यानी कि क्षरण को घटा। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और सवाल कभी पूछ ले कि विदेशों से आने वाली आय किस में सम्मिलित होती है, तो जीएनपी में सम्मिलित होती। क्लियर? चलिए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था बताइए? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? जल्दी बताइए, बता ही दीजिए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2029, 30, 31, 32, बताइए कब हुआ था सेकेंड गोलमेज, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? बताइए। बहुत ज़्यादा फेमस रहा था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। जल्दी बताइए। सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। और इस गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी जी ने। और यही गोलमेज सम्मेलन था जो असफल हो गया था। और इसके असफल होने के बाद गांधी जी वापस भारत आए और उन्होंने फिर से क्या शुरू किया? सविनय अवज्ञा वापस शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा को वापस शुरू कर दिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया था? महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। दूसरी चीज़, वापस आने के बाद क्या हुआ? वापस आने के बाद गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, क्योंकि सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन था वो असफल हो गया था दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य ना बैठ पाने के कारण। कहाँ हुआ था गोलमेज सम्मेलन? बताइए, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हो रहा था? किस देश में हो रहा था? लंदन में। गोलमेज सम्मेलन लंदन में हो रहा था। अब मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि ऐसे कौन से एक भारतीय व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ऐसे कौन से भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं बता दूं आपका एक आंसर जो मैंने पूछा था, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, तो अब तक आपने कमेंट कर ही दिया होगा, यूएसए से लिया गया है। क्लियर? चलिए, इस तरीके से पढ़ने में अच्छा लगता है कि भाई हम भी कुछ पूछ रहे हैं, आप भी कुछ जान रहे हैं, एक कन्वर्सेशन चल रहा है। और जब कोई चीज़ पढ़ी जा रही है तो एक जगह बहुत सारी चीज़ पढ़ी जा रही, तो इससे पढ़ाई में इंटरेस्ट जगता है कि अगर हम ठीक है जुडिशियल रिव्यू पढ़ रहे हैं तो हम जानें कि वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाएं तो भारत के राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालेगा? मतलब कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हैं तो उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का जो पद है, भारत के राष्ट्रपति का पद वो कौन संभालेगा? और आपके सामने ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति और प्रधानमंत्री। बताइए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो उस स्थिति में कौन पद संभालेगा? जल्दी बताइए, राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? राष्ट्रपति का पूछा गया है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली है? पहले तो ये होता था कि ठीक है भाई, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभाल लेंगे। अब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन संभालेगा? तो संभालते हैं मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालते हैं यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की उपस्थिति नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान वो संविधान के आर्टिकल 124 में है, 124 में। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? प्रावधान किया गया है ना कि संविधान जो लोकसभा है उसमें एक अध्यक्ष की नियुक्ति एक निश्चित समय अंतराल के दौरान की जाएगी। तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है?
और यही लोकसभा अध्यक्ष हैं जो ये बताते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। यही लोकसभा अध्यक्ष हैं जो ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता भी करते हैं। आर्टिकल 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा का जो ज्वाइंट सेशन होता है उसकी अध्यक्षता यही लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय भी यही लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्लियर। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं बताइए? राज्यसभा के सभापति किन्हें कहा जाता है? उपराष्ट्रपति को। और प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में है आप मुझे बताइए? 74 में तो मंत्री परिषद थी, हमने डिस्कस किया था कल वाले टेस्ट में, परसों वाले टेस्ट में। बताइए प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में है? तो यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट का गठन का प्रावधान किस में है? आर्टिकल 124 में। क्लियर। चलिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में निहित है? बताइए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? जल्दी बता दीजिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता मत बताइए, तो न्यायपालिका का गठन ही बता दीजिए कि न्यायपालिका की। चलिए नहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही बतानी है भाई, न्यायपालिका का गठन फिर अलग हो जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में बताइए? 32, 50, 124, 226। 1 सेकेंड का टाइम है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो बन जाएगा ये। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? जल्दी बताइए, 1 सेकेंड का टाइम दे देती हूँ मैं। चलिए आपको सोचने के लिए कि, और कभी कभी ना एलिमिनेशन टेक्निक अपनाया करिए। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है कि जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपसे आंसर नहीं आ रहा है तो जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं उन पे एक नज़र डालिए। हो सकता है आपसे बाकी ऑप्शंस बन रहे हो तो आपको राइट आंसर अपने आप मिल जाता है। इसमें तो ये नहीं होगा, इसमें तो ये नहीं होगा, तो हो सकता है इसमें ये हो, ये भी होता है। अभी मैं करके बताती हूँ आपको। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, मैं जिस एलिमिनेशन टेक्निक की बात कर रही हूँ वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आर्टिकल 32 में आप सबको पता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। असंवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? ये मैंने आपसे पिछले टेस्ट में पूछा था और बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है। किसने कहा था? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा। आर्टिकल 124 में, अभी मैंने बताया 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई। क्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन किस में है? आर्टिकल 124 में है। आर्टिकल 226 क्या करता है? रिट जारी करने का अधिकार देता है। रिट जारी करते हैं कौन? हाई कोर्ट्स। रिट जारी करने का अधिकार किसको? हाई कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 32 के तहत है। और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार किसके अंतर्गत है? 226 के अंतर्गत। रिट क्या होती है? किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का यदि हनन हो रहा है तो कोई भी आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट के पास अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत करता है? आर्टिकल 226 के अंतर्गत। अब आते हैं एलिमिनेशन टेक्निक पे। एलिमिनेशन टेक्निक क्या कहती है? हमें इसका आंसर नहीं पता, चलिए ठीक है, हमें ये पता है कि आर्टिकल जो 32 है वो क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की पावर देता है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अधिकारों की रक्षा के लिए वो हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा। 226 क्या करता है? हाई कोर्ट को पावर देता है रिट जारी करने की, कि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी करेगा। तो ये भी नहीं होगा। आर्टिकल 124 में तो सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 50। ये होती है एलिमिनेशन टेक्निक। जब कोई आंसर ना बने तो ऑप्शंस में नजर डालिए। आपको पता है आर्टिकल 50 किससे रिलेट करता है? आर्टिकल 50 डीपीएसपी से रिलेट करता है, यानी कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है। और क्या बताता है ये? कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका, मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ, ये आप सबको 124 पता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात। पृथक्करण मतलब कार्यपालिका के कार्यों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक संभव होगा। तो जब कार्यपालिका के कार्यों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी तो कार्यपालिका स्वतंत्र है,
और न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी तो न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किसमें हो जाएगा? बिल्कुल सही, आर्टिकल 50 में, क्योंकि आर्टिकल 50 डीपीएसपी का पार्ट है, यानी संविधान के भाग 4 में आने वाले नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है। और 50 में क्या बताया गया है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण ये बताता है कि कार्यपालिका के कार्यों में न्यायपालिका का किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा और न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो कार्यपालिका न्यायपालिका से स्वतंत्र है और न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वो संविधान के किस आर्टिकल में हो जाएगा? आर्टिकल 50 में हो जाएगा। इसमें क्लियर? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 50 किससे रिलेट करता है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता से। और आर्टिकल 32 क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। किसको? याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट को। कभी कभी सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सुप्रीम कोर्ट को देता है आर्टिकल 32 रिट जारी करने का अधिकार और 226 किसको देता है? 226 देता है हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को 226 ये, और ये देता है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दामोदर घाटी परियोजना की तर्ज किस विदेशी मॉडल को अपनाया गया? बताइए। दामोदर घाटी परियोजना आप सबको पता है पहली भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी परियोजना। पूछा गया है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस तर्ज पर या किस विदेशी मॉडल पर अपनाई गई है। ऑप्शन है थ्री गॉर्जेस डैम, टेनेसी घाटी परियोजना अमेरिका, आसवान बांध या ज्वालामुखी नियंत्रण परियोजना। और ये मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको, इसमें मैं बिल्कुल कुछ नहीं बताने वाली हूँ, कुछ भी नहीं। मैंने प्रॉपर तरीके से ये क्वेश्चन बताया था, क्या होती हैं परियोजनाएं, कैसे होती हैं, ज्योग्राफी वाली क्लास में पूरी तरीके से मैराथन क्लास में बताया है। टेस्ट है, आप बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना आपको पता है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसकी तर्ज पर है? जिन्होंने लगाया है टेनेसी घाटी परियोजना अमेरिका, वो बिल्कुल सही है और वो क्लास को ध्यान से देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी घाटी परियोजना किसकी तर्ज पर है? टेनेसी घाटी परियोजना की। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो भारत के किस राज्य में चालू की गई थी? कमेंट करके बताइएगा, आपका ये काम। चलिए अगला, तो किसकी तर्ज पर है? टेनेसी घाटी परियोजना अमेरिका की तर्ज पर। हो गया 20 क्वेश्चंस कंप्लीट। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप में से इनमें से कितने आंसर्स आपने सही किए हैं। ये सीरीज़ हेल्पफुल हो रही है या नहीं? अगर आप कहेंगे हेल्पफुल हो रही है, बिल्कुल एग्जाम तक कंटिन्यू चलने देंगे। यूपीएसआई वालों के लिए ठीक है, कल बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे, यूपीएसआई के लिए आप बैच क्यों नहीं चालू कर रही हैं, यूपीएसआई के लिए कुछ चीज़ें पढ़ा दीजिए, जीके पढ़ा दीजिए। कोशिश रहेगी, प्रयास पूरा रहेगा कि यूपीएसआई के लिए हम बैच चालू कर सकें। जितना हमने एमपी टेट चयन पात्रता परीक्षा वालों के लिए जैसा किया था, बिहार पुलिस वालों के लिए जैसे सीरीज़ लेके आई थी, और बिहार पुलिस का तो जब एग्ज़ाम हुआ तो इतने ज़्यादा मैसेजेस आए, मैंने स्क्रीनशॉट्स भी लगाए थे कि लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले थे एग्ज़ाम हॉल में। तो जो पेपर दे के आ रहे थे वो उनकी महानता थी कि वो मुझे पर्सनल मैसेज करके बोल रहे थे कि दीदी आज हमारा पेपर था और हमें इस सेशन से, आपके सेशन से इतने क्वेश्चंस मिले, और अच्छा लगता है सुन के। तो हो सकता है एमपी टेट जो चयन पात्रता परीक्षा आप लोग हैं, आप लोग भी एग्ज़ाम दे के आएँ तो ऐसे ही मैसेजेस करें कि आप में से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं यहाँ से और आपने सही करके आए हैं वो सब। तो बस ठीक है, ये सिलसिला जारी रखते हैं। यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, यूपीएसआई के लिए ज़रूर कुछ सोचते हैं, करेंगे। गणेश चतुर्थी के बाद हमारे यहाँ गणेश जी रखे जाते हैं, उनका प्रॉपर तरीके से भंडारा वगैरह ये सब हो जाए, फिर उसके बाद यूपीएसआई के लिए कुछ चीज़ें शुरू की जाएंगी जल्दी ही। हाँ, आप लोग इसमें कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि ये बैच बंद हो जाएगा, टेस्ट कंटिन्यू चलते रहेंगे। मैं प्रयास करूँगी कि इकोनॉमिक्स का एक वीडियो आपके लिए मैं ज़रूर लेके आऊँ, और बाकी जैसे जो भी वीडियोस आप बोलेंगे, साइंस की मैंने मैराथन क्लासेस डाली हुई हैं, साइंस के टेस्ट चल रहे हैं, अल्टरनेटिव डेज में सोशल साइंस के टेस्ट होते रहते हैं। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। नए वीडियो के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबा लेंगे, तो वैसे ही आपको नए वीडियो आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक और इंस्टाग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।
तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।